नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसमें है कि कोई भी सेवारत रेल कर्मचारी रेलवे से बाहरी पदों के लिए आवेदन करता है तो उनका आवेदन किन परिस्थितियों में फॉरवर्ड किया जा सकता है, किन 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 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका आवेदन फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। यूपीएससी में आवेदन फॉरवर्ड करने के लिए क्या नियम हैं। कर्मचारी के दूसरे पद पर सिलेक्शन होने के बाद कर्मचारी टेक्निकल रिजाइन करता है अथवा रिजाइन करता है तो इस दोनों में क्या अंतर है, और कर्मचारी को किन परिस्थितियों में जो उनका ट्रेनिंग कॉस्ट है वो वापस करना पड़ता है। इन सभी विषयों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और जिस चैप्टर में इसके बारे में विस्तृत वर्णन की गई है वो है इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल के अध्याय 14। इसमें इसके बारे में विस्तृत वर्णन की गई है। मित्रों, कोई भी रेल कर्मचारी अगर किसी बाहरी पद के लिए आवेदन देता है तो उसे पूरे साल में वो 4 बार अपना आवेदन अग्रेसित करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी का जो है उसको इससे 4 बार की जो संख्या है उससे अलग रखा गया है। कर्मचारी अगर यूपीएससी के लिए अपना आवेदन देता है तो कर्मचारी जो है वो यूपीएससी को सीधे अपना आवेदन देगा, ना कि वो डिपार्टमेंट से एनओसी लेगा। यूपीएससी को फॉर्म भरेगा और उसकी जानकारी विभाग को देगा। अगर विभाग को उसके कर्मचारी के आवेदन फॉर्म भरने पर, यूपीएससी में फॉर्म भरने पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो आवेदन भरने की अंतिम तिथि से 30 दिनों के अंदर यूपीएससी को इसके बारे में जानकारी देगी। अगर विभाग के द्वारा यूपीएससी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो यूपीएससी ये मान करके कि विभाग को कोई आपत्ति नहीं है वो आगे कार्रवाई करती है। जो आम कर्मचारी है, जो क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारी हैं, उनके आवेदन को अग्रेसित करने के लिए जो क्राइटेरिया अपनाई गई है उसमें है कि अगर कर्मचारी किसी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं जिसमें अगर कर्मचारी को भारमुक्त कर दिया जाता है तो पूरा सिस्टम, पूरा जो कार्य की पद्धति है वो खत्म हो जाएगी, क्लैप्स कर जाएगा। तो ऐसे में जो ब्रांच ऑफिसर हैं वो कर्मचारी का आवेदन अग्रेसित नहीं कर सकते हैं। अगर कर्मचारी सस्पेंशन में है, उस पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है अथवा न्यायालय का मुकदमा चल रहा है तो कर्मचारी का आवेदन अग्रेसित नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा है वो पोस्ट कर्मचारी के वर्तमान पोस्ट से नीचे है, कम का है, तो ब्रांच ऑफिसर चाहे तो उसका आवेदन अग्रेसित नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर उस कर्मचारी को SF5 अथवा SF11 दिया गया है तो और उस पर जो प्रक्रिया उसकी चल रही है तो ऐसे में कर्मचारी का आवेदन अग्रेसित नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी किसी प्राइवेट प्रतिष्ठान में नियोजन के लिए आवेदन करता है तो उस कर्मचारी को पहले रेलवे से त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद ही वो किसी प्राइवेट संस्थान का फॉर्म भर सकता है। कर्मचारी का अगर चयन हो जाता है पहले हम लोग ये देख लें कि कर्मचारी फॉर्म भरते समय कोई भी फॉर्म भरता है तो उसे विभाग से एनओसी लेना होगा। एनओसी लेने के बाद कर्मचारी फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद जो है वो एग्ज़ाम देने जाएगा। एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो उस समय उसे पुनः विभाग को इन्फॉर्म करके उससे विभाग से एनओसी लेनी होगी। और अगर कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है और कर्मचारी को किसी उच्च पद के लिए बुलाया जाता है तो कर्मचारी ऐसे में जिस पद पर और जिस डिपार्टमेंट में वो कार्यरत है उस डिपार्टमेंट से उसे त्यागपत्र देना होगा। अब यहाँ पे है कि कर्मचारी
टेक्निकल रिजाइन करे अथवा रिजाइन करे। यहाँ पे टेक्निकल रिजाइन और रिजाइन दोनों के बीच जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है उसे समझना होगा। कर्मचारी अगर टेक्निकल रिजाइन करता है तो कर्मचारी का लीन 2 साल तक उस डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है। अर्थात कर्मचारी अगर 2 साल तक जिस नए पोस्ट के लिए वो गया है, अगर वहाँ वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है या किसी कारणवश वहाँ से वापस आता है तो रेलवे उसे वापस बुला सकती है, रख सकती है अपने पास। लेकिन अगर कर्मचारी रिजाइन करके जाता है तो ऐसे में कर्मचारी और रेलवे का संबंध खत्म हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। उसके बाद कर्मचारी अगर चाहकर भी वो रेलवे में वापस नहीं आ सकता है। तो ये रिजाइन और टेक्निकल रिजाइन का महत्वपूर्ण अंतर है और कभी भी इस रिजाइन करते समय इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। जब कोई कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन करता है और जहाँ पे उसके पीछे उस कर्मचारी को प्रशिक्षण देने में रेलवे की एक बड़ी लागत लग जाती है, तो ऐसे में कर्मचारी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 5 साल का होता है। जैसे कोई स्टेशन मास्टर है अगर वो या गार्ड है वो अगर रेलवे में ज्वाइन करता है तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और उसमें वो कर्मचारी लिख कर देता है कि कर्मचारी 5 साल तक रेलवे की सेवा करेगा। अगर वो रेलवे की सेवा ना करता है तो 5 साल से पहले रेलवे को छोड़ के जाता है तो उसे जितना खर्च उस कर्मचारी को प्रशिक्षण देने में हुआ है उसका 12.5% इसके ब्याज के दर से उससे पैसा वसूला जाता है। ऐसे में अगर कोई भी कर्मचारी रिजाइन करके जा रहा है तो उसे वो पैसा जो है वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर कर्मचारी किसी केंद्रीय पद पर अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी जा रहा होता है तो वैसे में उसे जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे में उस कर्मचारी के द्वारा जो बॉन्ड रेलवे के साथ जो बॉन्ड किया गया है तो बॉन्ड ट्रांसफ़र का प्रावधान है। अगर रेलवे जो 5 साल का बॉन्ड उसके साथ किया था और वो किसी दूसरे केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है तो ऐसे में उसका बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है। और वैसे में अगर कर्मचारी 1 साल तक रेलवे में काम किया था तो उसे 4 साल तक उस डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। अगर वो कर्मचारी वहाँ 4 साल काम ना करके पहले ही छोड़ देता है तो बाकी का जो उसी रेशियो में जो पैसा है उस कर्मचारी को पैसा भरना पड़ेगा। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा हम लोगों को की जानी चाहिए, जो भी नए रेल कर्मचारी हैं और जब वो रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो जो कार्मिक विभाग का जो रिक्रूटमेंट सेल है वो कर्मचारियों से एक आवेदन लिखवाता है जिसमें वो कर्मचारी कितने एप्लीकेशन कर्मचारी ने अब तक किए हैं जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अथवा कितना रिजल्ट है जो अवेटेड है जिसका रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में डिटेल लिखवाता है। अगर कोई कर्मचारी ये इसमें उनसे चूक हो गई है, वो अभी तक अपने कार्मिक विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं दिए हैं, तो उस कर्मचारी को चाहिए कि इमीडिएट जल्द से जल्द वो कर्मचारी कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दें और एक आवेदन पत्र में वो पूरा विवरण लिखें जिसमें कितने एग्ज़ाम्स उसे देने हैं अथवा कितने का रिजल्ट अवेटेड है, वो कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दें। और इसके बाद जब वो ज्वाइन कर चुके हैं इसके बाद जो भी फॉर्म भरते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया वो जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये ग्रुप क्लर्क हैं उनको भी उनके पास अगर इस तरह का आवेदन आता है तो उनका वो रिकॉर्ड रखें कि 1 साल में वो कितने एप्लीकेशंस उनके द्वारा किसी कर्मचारी के द्वारा कितने एप्लीकेशन भरे गए हैं। आप जैसा कि उन्हें पता है कि साल में 4 आवेदन ही अग्रेसित किया जा सकता है तो उसका रिकॉर्ड रखें। साथ में उनका उस कर्मचारी पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है अथवा न चल रही है इसकी जानकारी और सारा डिटेल लेकर के ब्रांच ऑफिसर के सामने वो पुटअप करेंगे और ब्रांच ऑफिसर उस कर्मचारी के आवेदन को फॉरवर्ड करना अथवा ना करना इस पर निर्णय लेती हैं।
और अगर उनके द्वारा कर्मचारी के संबंध में पॉजिटिव निर्णय आता है तो कर्मचारी के लिए एनओसी जारी करेंगे और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलते रहती है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आपने जो हमारा वीडियो है उसे देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। आप इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।